नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकाश सरोज और इंडिया वॉइस के इस खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में आप सभी का स्वागत है। पहली रिपोर्ट है लखनऊ से, जहां पर देश में वन नेशन वन इलेक्शन को जमीन पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। इसका रोड मैप तैयार कर रही संसद की संयुक्त समिति यानी कि जेपीसी 13 जुलाई को लखनऊ पहुंचे, जहां पर समिति ने उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्टेक होल्डर्स से मिलकर सलाह मशविरा किया। पूरी जानकारी दे रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। वन इलेक्शन को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई, जिसको लेकर जेपीसी के तमाम 37 मेंबर बीते दिनों राजधानी लखनऊ के दौरे पर हैं। जेपीसी में पक्ष और विपक्ष के लगभग 37 सांसद शामिल हैं और ये तमाम मेंबर 2 दिन से लखनऊ में लगातार बैठकें कर रहे हैं। बीते दिन की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के डीजीपी, मुख्य सचिव, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इन तमाम लोगों के साथ ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी ने बैठक की। और आज की बात की जाए तो तमाम पार्टियों के जो नेता हैं और तमाम जनप्रतिनिधि और तमाम हितधारक हैं, उनके साथ जेपीसी बैठक करेगी। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार जेपीसी अलग अलग राज्यों के दौरे पर है और वहीं जेपीसी का दौरा ये लखनऊ का काफ़ी अहम माना जा रहा है, क्योंकि विपक्ष लगातार वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करता चला जा रहा है, जिसको लेकर जेपीसी के द्वारा विपक्ष के नेताओं से भी सुझाव मांगे जा रहे हैं और क्या कुछ उनकी आपत्ति है वो भी ध्यान में रखा जा रहा है। फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जमीनी स्तर पर तैयारियां तेज हो गई हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले एजेंसियों के भ्रष्टाचार और लूट पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग से पूछा है कि ऐसी कंपनियों को परिवहन विभाग ने काम क्यों दिया है। क्या है पूरा मामला, बता रहे लखनऊ से सहयोगी अजहर खान। बनाने वाली कंपनियों के भ्रष्टाचार और लूट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त नाराजगी जताई है और इसको लेकर मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल किया है कि आखिर परिवहन विभाग इस तरह की एजेंसियों को काम क्यों देता है, जिसके बाद परिवहन विभाग के अधिकारी हरकत में आए और पीड़ितों से शिकायत ली और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दरअसल अगर बात की जाए परिवहन विभाग की, तो परिवहन विभाग में डीएल बनाने, प्रिंट और डिलीवर करने का काम सिल्वर टच, रोज मार्टा व फोकाम एजेंसियों के पास है। इन एजेंसियों ने प्रदेश भर में 320 कर्मचारी तैनात किए हैं। एजेंसियों के प्रतिनिधि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कर्मचारी से नियुक्ति के नाम पर वसूली का भी आरोप है और साथ ही सोमवार को पीड़ित अखिलेश कुमार, अनिश कुमार जैसे पीड़ित कर्मचारी जनता दर्शन में पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले और उन्होंने शिकायत की कि एजेंसियों ने भर्ती के नाम पर 3 से 4 लाख रुपए वसूले हैं। सैलरी का पैसा एडवांस मांगने पर मना करने पर उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया और मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। फिलहाल इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नाराजगी जताई है और परिवहन विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं कि आखिर इस तरह के एजेंसियों पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है और क्यों इस तरह की एजेंसियों को काम दिया जाता है। जिसके बाद परिवहन विभाग ने तमाम पीड़ितों से शिकायत ली है और एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की है। कैमरा पर्सन हरीश के साथ अजहर खान, इंडिया वॉइस, लखनऊ। इधर सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव को राहत देते हुए उनकी जमानत बरकरार रखा है। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की वो याचिका खारिज कर दी जिसमें लालू यादव की जमानत रद्द करने की मांग की गई थी। पूरी खबर बता रहे दिल्ली से सहयोगी अरविंद कुमार। सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले मामले में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को आज बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत बरकरार रखी है। शीर्ष अदालत ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें सीबीआई के तरफ से लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द कराने और सजा पर लगी रोक हटाने की मांग की गई थी। अदालत स्पष्ट कहा है कि इतने लंबे समय से जारी जमानत पर इस स्तर पर हस्तक्षेप करना उचित नहीं होगा। यह मामला चारा घोटाला से जुड़े देवघर कोषागार केस का है, जिसमें लालू प्रसाद यादव और अन्य आरोपितों को वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था। दोष सिद्ध होने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपनी सजा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हालांकि अपील पर सुनवाई लंबित होने के कारण उन्हें वर्ष 2021 में जमानत मिल गई थी। उस समय अदालत ने कहा था कि अंतिम निर्णय आने तक वे जमानत पर रह सकते हैं। बाद में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए दलील दी कि लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द की जानी चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की उस दलील को अस्वीकार कर दिया। अब जमानत पर यह यथावत उनके ऊपर बरकरार रखी है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाई कोर्ट को भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव और अन्य दोषियों की सजा के खिलाफ लंबित अपील पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई की जाए और अगले 6 महीना के अंदर उनके निरस्तीकरण किया जाना चाहिए, यानी निष्पादन करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले से फिलहाल लालू प्रसाद यादव को बड़ी कानूनी राहत मिली है। वहीं अब सबकी निगाहें झारखंड हाई कोर्ट पर टिकी है, जहां अपील के सुनवाई के बाद इस मामले में अंतिम फैसला आने का इंतजार सबको है। दिल्ली से इंडिया वॉइस के लिए अरविंद कुमार। इधर बाराबंकी में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के विरोध में पोस्टर लगाए गए हैं। पलहरी चौराहे पर लगाए गए पोस्टरों में मुलायम सरकार की असलियत शीर्षक के साथ अयोध्या के हनुमानगढ़ी में कथित नमाज प्रकरण का जिक्र किया गया है। पोस्टर सामने आने के बाद जिले में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। पूरी खबर बता रहे बाराबंकी से सहयोगी राहुल मौर्य। 2027 चुनाव से पहले आज बाराबंकी में फिर एक बार पोस्टर लगाए गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव और मुलायम सिंह के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं और उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि राम मंदिर में हनुमानगढ़ी में नमाज जैसे पढ़ाने को कृत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और बाराबंकी शहर में कई स्थानों पर पोस्टर ये लगाए गए हैं। इसकी भनक सपा के कार्यकर्ताओं को जैसे लगी और मौके पर पहुंचकर पोस्टर फाड़ने का काम किया है। वहीं अगर हम सपा नेता अरविंद सिंह गोप की बात करें तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इस पर प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। वहीं हम देखना होगा कि इस पर जिला प्रशासन क्या कार्रवाई करता है। बाराबंकी से इंडिया वॉइस के लिए राहुल मौर्य की रिपोर्ट। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले के आरोपी लवकुश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी कि एडीए ने उनके निर्माणाधीन मकान पर अंतिम नोटिस चस्पा कर दिया है। प्राधिकरण के मुताबिक 3 जुलाई को जारी नोटिस के बावजूद भवन निर्माण से संबंधित कोई मानचित्र, स्वीकृति पत्र या फिर अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। पूरी जानकारी दे रहे अयोध्या से सहयोगी सुरजीत शर्मा। दान चोरी के कथित मामले में दिन प्रतिदिन कार्रवाई आगे बढ़ती नजर आ रही है। इसी बीच हमारी मौजूदगी जो है वो शहादतगंज के बनबीरपुर में है, जो सुहावल तहसील अंतर्गत आता है। बताया जाता है कि लवकुश मिश्रा के नाम पर, लवकुश मिश्रा की पत्नी के नाम पर यहाँ पर एक जमीन खरीदी जाती है और उसके बाद यहाँ पर एक घर का निर्माण शुरू कराया जाता है। हालांकि इस घर को जो है नोटिस जारी की गई थी विकास प्राधिकरण अयोध्या की तरफ से, जिसमें 3 जुलाई की तारीख नियत की गई थी, लेकिन उस तारीख पर वो नहीं पहुंची थी, जिसके बाद में यहाँ पर जो उनका घर है वहां पर नोटिस चस्पा की गई है, जिस पर साफ तौर पर दर्शाया गया है कि आप मतलब 3 तारीख को नहीं उपस्थित हो पाई थी, जिस कारण से नोटिस लगाई गई है। आप नियत तारीख पर नहीं उपस्थित हुई, प्रश्नागत निर्माण के संबंध में जवाब स्वीकृत नहीं हो पाया था, इसलिए अब जो उनकी नई तारीख है वो तारीख को लेकर के 15 तारीख फिर से जारी की गई कि 15 तारीख को आप उपस्थित हो करके अपना मतलब जो भी आपके पास कागजात हैं इस घर के, चाहे वो नक्शा हो या अन्य कोई कागजात हैं, उनको प्रस्तुत करें। अन्यथा आप जब नहीं प्रस्तुत कर पाएंगे तो इस घर पर जो है वो सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। सुरजीत शर्मा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। रिपोर्टर्स लाइव में वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर। बरेली से वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने जांच की मांग की है। वक्फ बोर्ड में कथित घोटालों और संपत्तियों की बिक्री की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। इसको लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम एक पत्र भी भेजा है। क्या है पूरी खबर, बता रहे बरेली से सहयोगी अंकुर चौधरी। जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा। इस पत्र में साफ तौर से उन्होंने आरोप लगाया है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड की जो है जमीनें, जिनके जो जिम्मेदाराना थे, उन्होंने जिस तरीके से जमीनों को बेचा, तो कहीं ना कहीं इसकी जांच कराई जाए और अगर सही मायने में अगर जांच कराई जाती है तो राम मंदिर से भी बड़ी घोटाला इसमें निकल कर आएगा। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जिस तरीके से सपा के जब कार्यकाल था तो उन्होंने अपने चहीतों को वक्फ बोर्ड में जिम्मेदारियां दी, उसी जिम्मेदारियों का फायदा उठाकर उन्होंने जमीनों को बेचा। इसी को लेकर उनका साफ तौर पे कहना है अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जमीनों की सही तरीके से जांच करा लेते हैं संपत्तियों की, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा घोटाला निकलकर सामने आएगा। और उनका साफ तौर पे कहना है जो गरीब मजलूम और जो लाचार लोग हैं, अगर सही तरीके से उनको ये जमीन मिल जाती है तो गरीब भारत में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। इधर भरत भूषण तिवारी मामले को लेकर छोटे भाई चंदन तिवारी और ललिता देवी की गवाही रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष हुई। गवाही के बाद भरत भूषण तिवारी के छोटे भाई चंदन तिवारी ने बताया कि कोर्ट पर हम लोगों को पूरा भरोसा है और इससे न्याय जरूर मिलेगा। पूरी जानकारी दे रही भोजपुर से सहयोगी नेहा गुप्ता।
शाहपुर में 17 जून को भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले को लेकर आज न्यायिक जांच की जो प्रक्रिया है इसमें गवाही की गई, जिसमें भरत भूषण के भाई की गवाही हुई, साथ में एक और लोग की गवाही हुई, महिला की गवाही हुई। इसमें जो रिटायर्ड जज हैं विनोद कुमार सिन्हा के समक्ष गवाही की गई। इसके पूर्व भी उनके माता पिता का गवाही हुई थी, उसके बाद उनकी भाभी और एक और का गवाही हुआ था। इस मामले को लेकर आज उनके भाई द्वारा कहा गया कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, जो भी न्याय होगा हम उसे मानेंगे। लेकिन जहां एक और उनकी जो एनकाउंटर का बात है तो उनका कहना है कि यह फर्जी एनकाउंटर है। जब जिसने भरत भूषण ने अपनी हथियार जब पुलिस के सामने डाल दिया तो क्या ज़रूरत थी पुलिस को गोली चलाने की। तो कहीं ना कहीं इसे लेकर शुरुआती दौर से ही जो राजनीति भी तेज हो गई है, साथ ही लगातार परिवार की ओर से दबाव बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि जो यह एनकाउंटर है यह फर्जी है और जब हथियार डालने के बाद पुलिस द्वारा जो गोली मारी गई है, इसे लेकर जो दोषी हैं पुलिस पदाधिकारी उन पर गिरफ्तारी हो। भले ही उनकी मां की गवाही के बाद उनके मां के एफआईआर पर जो नामजद हैं उन पर एफआईआर हो चुका है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसे लेकर लगातार उनका कहना है कि जो दोषी पुलिस पदाधिकारी हैं, कर्मी हैं, डीएसपी हैं, उनको गिरफ्तार किया जाए, तभी उनको जो कड़ा से कड़ा सजा है वो दिलाने की बात कही जा रही है। वहीं जो आज आरा के जो न्यायिक जांच की जो प्रक्रिया है, आरा में उनकी गवाही हुई। गवाही के बाद जो रिटायर्ड जज हैं विनोद कुमार सिन्हा, उनके द्वारा लगातार गवाही ली जा रही है और जो इसमें दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। उनके द्वारा ही इनको विश्वास दिलाया जा रहा है कि बिल्कुल न्याय होगा। और 17 जून को जिस तरह से उससे पहले सोशल मीडिया पर भरत भूषण तिवारी द्वारा जो वहाँ के जवनिया है और शाहपुर में जो बाढ़ पीड़ित है उनके लिए लगातार आवाज़ उठाया जा रहा था, और कुछ जो प्रशासन के आदमी हैं उनको लगातार आवेदन देने के बाद कार्रवाई नहीं होने के वजह से वह काफ़ी नाराज चल रहे थे। इसे लेकर वह जो रिवॉल्वर लेकर लगातार सोशल मीडिया पर भी उनके वीडियो वायरल हो रहे थे। उसके बाद पुलिस और जो भरत तिवारी की जो बात हुई उसके बाद वह आत्मसमर्पण की बात कहें, लेकिन हथियार डालने के बाद उन पर गोली चलाई गई और उनके इलाज के दौरान मौत के बाद यह पूरी तरह भोजपुर सहित पूरे बिहार और उसके अलावा देश में यह मामला काफ़ी उभरता हुआ और काफ़ी चर्चित मामला है। भरत भूषण जो तिवारी की एनकाउंटर मामले को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। पुलिस के समक्ष लगातार दबाव भी बनाया जा रहा है, आवाज़ उठाए जा रहे हैं। पक्ष विपक्ष की ओर से लगातार इस मुद्दे को लेकर सरकार को भी घेरा गया है। अब देखने वाली बात होगी कि जो न्यायिक जांच प्रक्रिया चल रही है इसमें कितना क्या हो पाता है, लेकिन जो गवाही की प्रक्रिया है और वह हो रही है, इसके बाद आगे की जो प्रक्रिया होगी उसके बारे में जो सामने आएगा वो जानकारी दी जाएगी। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर आरा से। इधर कुशीनगर में नारायणी नदी में अचानक बाढ़ आने से बड़ा हादसा हो गया। 2 अलग अलग घटनाओं में युवक और किशोरी लापता हो गए हैं। सूचना पर पुलिस और स्थानीय गोताखोरों की टीम तलाश अभियान में जुटी हुई है। पूरी खबर बता रहे कुशीनगर से सहयोगी अनुराग तिवारी। कुशीनगर जिले में अचानक नारायणी नदी का जलस्तर बढ़ने के बाद 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोग नारायणी नदी की तेज धारा में लापता हो गए। पहली घटना जिले के खड्डा थाना क्षेत्र के शिवपुर इलाके का है, जहां 24 साल का युवक खेती के लिए नदी पार रेता क्षेत्र में गया हुआ था कि अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ा और तेज बहाव में वो बह गया। तो वहीं दूसरी घटना भी खड्डा थाना क्षेत्र के ही गैनही जंगल गांव का है, जहां अपने परिवार के साथ 17 साल की किशोरी अनुष्का निषाद खेती के लिए गई हुई थी। नाव से वापस आती है और नाव से उतरने के दौरान दूसरी छोर पर उसका पैर फिसलता है और नारायणी नदी की तेज धारा में अनुष्का निषाद बह जाती है। लगभग इन दोनों घटनाओं में घंटे से ऊपर का वक्त बीतने जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा नाव की मदद से उनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अब तक दोनों ही घटनाओं में कुछ पता नहीं चल सका है। फिलहाल नेपाल की पहाड़ियों पर हुई बारिश के बाद नारायणी नदी का जो जलस्तर है वो अचानक से बढ़ा है और जलस्तर बढ़ने के बाद ये दोनों घटनाएं सामने आई है। अनुराग तिवारी, इंडिया वाइस, कुशीनगर। इधर कानपुर में महाराजपुर थाना परिसर पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब फुफवार निवासी एक युवक महेश पासी ने थाने के गेट पर अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग के हवाले कर दिया। युवक को बचाने के प्रयास में थाना प्रभारी जनार्दन सिंह, एक दरोगा और एक सिपाही भी झुलस गए। पूरी खबर बता रहे कानपुर से सहयोगी कुशाग्र।
कानपुर के थाना महाराजपुर से एक ऐसी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है जी। जैसा कि आपको बता दें कि एक महेश नामक व्यक्ति आज सुबह थाना महाराजपुर गया और उसने अपनी बीवी के खिलाफ एक प्रार्थना पत्र दिया और उसमें लिखा कि उसकी बीवी लगातार उससे लड़ाई करती है और उसका किसी गैर आदमी से संबंध भी है। जिसके बाद वह तुरंत थाने के बाहर गया और उसने खुद के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगा ली। वहीं मौके पर ही थाना प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी जहां उसको आग से बचाने गए तो वे भी उस आग में झुलस गए, जिसके चक्कर में उनको भी कुछ माइनर इंजरीज आई है। वहीं इस पूरे मामले पर एडिशनल डीएसपी शिवा सिंह ने बताया कि जब इस पूरे मामले की जांच करी गई तो पाया कि जो महेश की बीवी है पूनम, उसने कल ही थाना महाराजपुर में उसके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई है और उस एफआईआर में बताया कि कल महेश ने पूनम के साथ मारपीट की थी। फिर जब उसका मेडिकल कराया गया तो उस मेडिकल में भी डॉक्टरों ने पुष्टि कर दी है कि हाँ, कल इसमें पूनम के साथ मारपीट। इसके संबंध में जब हमने जांच करी तो उसमें पता चला कि जो इसकी पत्नी है जिनका नाम है पूनम, इसके साथ इसका पारिवारिक विवाद है और इनका आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके संबंध में कल पूनम ने थाने महाराजपुर पे ही एक एफआईआर भी दर्ज कराई है, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि महेश ने उसके साथ मारपीट करी है और उसके जब उसका सीएचसी सरसौल में मेडिकल कराया गया तो उसमें कुछ 7 चोटों का अंकित भी डॉक्टर ने किया है। तो आज महेश द्वारा ये एप्लीकेशन दी गई है, उसके बाद अपने आप को आग लगा दी गई। महेश को अभी बर्न वार्ड में वो डॉक्टर के एकदम कंट्रोल सुपरविजन में है और लगभग 70 से 80% की उसको बर्न इंजरीज है और अभी उपचाराधीन है, तो आगे का स्टेटस देखा जाएगा। वहीं अभी इस समय महेश की हालत गंभीर बताई जा रही है और आगे की कार्रवाई प्रार्थना पत्र मिलने पर की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ कुशाग्र अवस्थी, इंडिया वॉइस, कानपुर। तो रिपोर्टर्स लाइव में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।